आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो हमें समझ लेना है कि हम नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि कंडक्टर जो है वो अपने वॉल्यूम के अंदर चार्जेस को कंटेन नहीं करता है, इसलिए सॉलिड कंडक्टर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, क्योंकि अगर हमें किसी के वॉल्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर चार्जेस रखने हैं तो वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। ओके, सो रिमेंबर दिस, सॉलिड स्फीयर, इसके वॉल्यूम के अंदर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, उसके कारण हम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस हैं उनके कारण उसके सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस है, और वो है व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द वॉल्यूम। स्फेरिकल शेल के केस में जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा वॉल्यूम के अंदर है तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। ओके, और यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। सो रिमेंबर दिस, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के अंदर आउटसाइड द बॉडी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर आउटसाइड द बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम है। बट इनसाइड द वॉल्यूम, स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। ओके, तो सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल में यही एक डिफरेंस है। सो नाउ वी consider a uniformly charged non-conducting solid sphere of radius r where charge q is distributed inside its volume in uniform manner. Okay, now observation point P, observation point P is located at distance r from the center of the sphere. सो बिल्कुल जैसे एक तरबूज होता है जो अंदर सॉलिड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं वैसे ही यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, चार्जेस का किया है, क्यू चार्जेस। ओके, और ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। हमारा जो ये स्फीयर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर, दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट।
So this is located at distance r from the center of the sphere. This is the center of the sphere. Okay, तो यहाँ पे 3 केस लेंगे हम. फर्स्ट, when the observation point P is outside the sphere, तब हम potential find out करेंगे. Second one is when the observation point P is located on the surface of the sphere, तब हम potential find out करेंगे. और तीसरा, when the observation point P is located inside the sphere, तब हम तब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. अंदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो सेंटर में हो या सेंटर के पास हो, वो यहाँ कहीं भी हो सकता है, बस कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द स्फीयर. ओके, तो पहला केस लेते हैं, केस 1. व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट is outside the sphere, यानी कि स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R. ओके, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो है वो स्फीयर की साइज से ज़्यादा है, तभी तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कहाँ होगा, आउटसाइड द स्फीयर. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के. यहाँ इस लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. एक तरीका है सिंपल, हम हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं. With respect to this point, all the charges inside the volume of the sphere behave as a point charge. ये सारे के सारे कैसा बिहेव कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहे हैं. किसके लिए, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के लिए, जो कि कहाँ पर है, स्फीयर के बाहर है. ओके, अगर ये सारे चार्जेस पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो इन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, उसको हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके, क्योंकि ये सारे चार्जेस कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गए हों, इस स्फीयर के सेंटर पे. ओके, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, तो रिमेंबर दिस, इन सभी चार्जेस की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियस की डायरेक्शन में और आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड. और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड. सो वी कैन कंसीडर दैट ऑल द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो कंप्लीट चार्ज बिहेव एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है. अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो किसके जैसा बनाएगा, पॉइंट चार्ज के जैसे बनाएगा. तो इस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. Q क्या है, ये सारे चार्जेस जो हमने इसको दिए हैं, Q चार्जेस. ओके, सो पॉइंट चार्ज के कारण आउटसाइड पे. तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने फाइंड आउट किया. ऐसे ही सरफेस के केस में कर सकते हैं. सरफेस पे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, तो सरफेस के लिए भी ये सारे चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेंगे. तो उस केस में भी यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बनेगा. तो सरफेस के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, सरफेस का कोई भी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, रेडियस R डिस्टेंस पे, तो नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा. तो ये सरफेस का हो गया, ये आउटसाइड हो गया. तो एक मेथड तो ये हो गया हमारा. हम अपना एक्सप्लेनेशन देके जो हमने थ्योरी अभी कही वो लिखकर फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं, वो भी सही है तरीका. और एक दूसरा तरीका है, द पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, जैसे सिंस V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्रॉम इन्फिनिटी टू, किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, P पॉइंट पे. P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R. ओके, इनफाइनाइट से अगर कोई चार्ज P पे लेके आएंगे तो उस पर कितना वर्क करेंगे, वो जितना वर्क हम करेंगे वही P पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल. सो E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये क्या चीज़ है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल. अभी हम कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटसाइड. तो V आउट कितना हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से R पॉइंट. ओके, dl को E डॉट dr, dl ये लेंथ है. ओके, इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, dr की फॉर्म में.
ओके, सो डी एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी आर। नाउ इन्फिनिटी से आर, नेगेटिव साइन है बाहर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इन चार्जेस के कारण, क्यू चार्जेस के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर दे दीजिए। दिस यूनिट वेक्टर हेल्प्स अस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1, इसलिए ये हमारे जो क्वांटिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे 1 से डिवाइड करिए, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना ये हमें क्या दिखा देता है, डायरेक्शन दिखा देता है। इसलिए हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन के लिए यूज में लेते हैं, डॉट डी आर। ओके, क्या है यहाँ पे, ई वेक्टर को हमने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ओके, सो इन्फिनिटी से आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कौन है, आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दोनों डॉट्स प्रोडक्ट को हमने साथ में लिख दिया। नाउ इसमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, और जो वेरिएबल है उनको अंदर रख देते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट हैं वो इंटीग्रेशन में, कैलकुलस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन है, क्यू, इन्फिनिटी टू आर, अंदर कौन रह गया, 1/r स्क्वायर। अब देखिए आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, या डायरेक्ट लिख देते हैं 1, आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर, और साथ में कौन है, कॉस थीटा, और थीटा कितना है, आर और डी आर के बीच में 0, सो 1 डी आर कॉस 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या आया, डी आर। सो आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल डी आर। नाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, हमें आता है आर की पावर -2 इन्फिनिटी से आर तक, और डी आर। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए आर की पावर, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, आर की पावर -2 का, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और साथ में लिमिट्स, लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कितनी है, आर। सो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर की पावर -1 और नीचे -1, सो आर की पावर -1/-1, लिमिट आर से इन्फिनिटी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये माइनस बाहर आके इस माइनस के साथ में प्लस हो गया, तो यहाँ से माइनस चला गया कैलकुलेशन से, तो अब क्या बचा हमारे पास, 1/r, आर की पावर -1 को हमने क्या लिखा, 1/r, और साथ में इसकी लिमिट्स। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/, अब लिमिट लिख देते हैं, स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर आ गया, -1/∞, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r -0, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, सो वी गेट पोटेंशियल
आउटसाइड कितना 1/4πε0 Q/R। ओके, तो ये दूसरा तरीका हमारे पास पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। पहला तरीका कौन सा था हमारे पास आउटसाइड पोटेंशियल फाइंड आउट करने का? एक कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट के थ्रू, सिंपल एक कॉन्सेप्ट, सिंपल एक सोच, उसके थ्रू हमने बताया कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। और एक हो गया हमारा मैथमेटिकल तरीका विथ हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कैलकुलस की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P व्हेन दिस इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, अब सेकेंड केस, when observation point P is located on the surface of the sphere. Case 2, when observation point is on the surface of the charge sphere। तो सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहाँ पर है? R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे। सरफेस पे होगा तो कहाँ पे होगा? कैपिटल R डिस्टेंस पे, रेडियस पे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें लिखना है कि रिप्लेस स्मॉल r बाई कैपिटल R in the above equation। ओके, सो सरफेस के लिए 1/4πε0 Q/, इससे पहले की इक्वेशन कौन सी वाली है? सो Q/R। ये सरफेस का हो गया। अब आती है बात इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड, when observation point is located inside the sphere, यानी R is less than R। ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ओके, और ये इसकी रेडियस कैपिटल R, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा अंदर कहीं है, मान लेते हैं वो यहाँ पे है। ओके, तो इसकी डिस्टेंस होगी स्मॉल r। ओके, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो देखिए वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी से। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करना है? अंदर, स्फीयर के अंदर। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी लैंग्वेज यही है कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब होता है उस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट लोकेशन। अगर सपोज इस रूम के अंदर इस पॉइंट पे मैंने कहा पोटेंशियल बताइए कितना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। ध्यान रख लीजिए वापस से, टेस्ट चार्ज किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल कंट्रोल नहीं करता है। टेस्ट चार्ज किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल ना तो बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। ओके, लेकिन टेस्ट चार्ज इतना ज़रूर कर सकता है कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमें ज़रूर बता सकता है। ओके, जैसे एक टेस्टर होता है, उसको अगर हमने प्लग में लगाया तो प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है वो बता देगा, लेकिन करंट को कम ज़्यादा नहीं कर सकता टेस्टर। ओके, कम ज़्यादा कौन कर सकता है? जो सोर्स है इसका, यानी बाहर का जो जनरेटर है, पावर हाउस का जो पावर सप्लाई जहाँ से हो रही है वहाँ का जो जनरेटर है, वही हमारे घर के अंदर जो पावर आ रही है, करंट आ रही है, वोल्टेज आ रही है, उसको कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन ये आ कितनी रही है वोल्टेज, करंट कितनी आ रही है, इसका हम पता लगा सकते हैं किसी भी डिवाइस से।
तो ऐसे ही टेस्ट चार्ज क्या काम करता है, एक डिवाइस के जैसे काम करता है। किसी लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी लोकेशन में पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ये हमें बता सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वैसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ये जानने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम हमारी डिवाइस लेके आते हैं, और यहाँ पे डिवाइस का काम कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से हम लेके आएंगे इस पॉइंट तक इनसाइड द स्फीयर। तो हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, उस चार्ज के ऊपर हम जितना काम करेंगे। सपोज हम 1 कूलाम चार्ज लेके आते हैं इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से हम यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज लेके आते हैं इस पॉइंट पे, 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज को लाने के लिए यहाँ पे हमें इसके ऊपर एनर्जी खर्च करनी पड़ी 100 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 100 जूल पर कूलाम। पर कूलाम क्यों, क्योंकि हमने 1 कूलाम पे काम किया, 1 कूलाम चार्ज को लाने पे कितनी एनर्जी खर्च करी, कितना वर्क किया, 100 जूल। सो हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, 100 जूल पर कूलाम। तो यहाँ का पोटेंशियल 100 जूल पर कूलाम यानी 100 वोल्ट। अगर हम इस चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को यहाँ तक लेके गए, केवल यहाँ तक आउटसाइड द स्फीयर, और यहाँ तक लाने के लिए हमें काम करना पड़ा 50 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 50 जूल पर कूलाम, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। 1 कूलाम चार्ज को आउटसाइड द स्फीयर इस पॉइंट पे लाने के लिए, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ रहा है, 50 जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट का, 50 वोल्ट। थोड़ा और आगे यहाँ लेके आए, यहाँ तक लाने के लिए अब ज़्यादा दूर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से हम ज़्यादा दूर आ गए, जितना दूर चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस पॉइंट तक अगर आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है 80 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 80 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ तक आए तो हमें काम करना पड़ता है 90 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 90 वोल्ट। सरफेस तक लाए तो सरफेस तक लाने के लिए हमें मान लेते हैं काम करना पड़ा 95 जूल। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, 95 जूल पर कूलाम। तो सरफेस का पोटेंशियल है 95 जूल पर कूलाम यानी 95 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, वैसे वैसे हमारा वर्क डन बढ़ रहा है। ये तो ऑब्वियस बात है, जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी लगेगा, उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से ये पॉइंट थोड़ा पास है, ये पॉइंट दूर है, ये और भी दूर है, ये और भी दूर है, और ये और भी ज़्यादा दूर है। तो इनफाइनाइट से जितना दूर होते जाएंगे, या यूँ कह दीजिए सोर्स चार्ज के जितना नज़दीक आता जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा वर्क डन बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन। तो पोटेंशियल को फाइंड किसकी हेल्प से कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प से। ओके, तो हम किसी भी लोकेशन पे पॉइंट चार्ज के टेस्ट चार्ज की हेल्प से किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल बता सकते हैं। सो रिमेंबर दिस, ये टेस्ट चार्ज ये एक डिवाइस के जैसे काम करता है, ये हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करता था, याद करिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। किसी भी लोकेशन में हम टेस्ट चार्ज को लेके जाते थे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है बता देते थे कि उस पर 1 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। इस पॉइंट पे रखा टेस्ट चार्ज को 10 न्यूटन लगता है, इस पॉइंट पे रखा टेस्ट चार्ज को तो 100 न्यूटन लगता है। उसी 1 कूलाम चार्ज को यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगता है, उसी 1 कूलाम चार्ज को 100 न्यूटन लगता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम चेंज कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, इसको चेंज करने का राइट किसके पास है, केवल सोर्स चार्ज के पास। सोर्स चार्ज अपना मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा करके या डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके उस पॉइंट का क्या चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो रिमेंबर दिस, टेस्ट चार्ज ओनली हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इट डज नॉट कंट्रोल द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ओके, सो अब हमें कहाँ का पोटेंशियल बताना है, इस पॉइंट का बताना है। तो देखिए, इनफाइनाइट से अगर हम चार्ज को लेके आएंगे तो सबसे पहले हम कहाँ लेके आ रहे हैं, सरफेस पे लेके आ रहे हैं। ओके, तो सरफेस तक लाने में किया गया वर्क डन, फिर सरफेस से अंदर की तरफ गए इतनी डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक आए, ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क। अगर इन दोनों वर्क को हम ऐड कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से इनसाइड द वॉल्यूम चार्ज को लाने में जो वर्क किया गया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वही तो क्या है इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो तरीका क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट से चार्ज को लाएंगे सरफेस तक, वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज यानी पोटेंशियल कहाँ का, सरफेस का। सरफेस तक अगर चार्ज को ला रहे हैं,
ओके, फिर इस चार्ज को सरफेस से कहाँ लेके जाएंगे, इनसाइड द वॉल्यूम, तो फिर उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो टोटल वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ तक का वर्क डन आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास तरीका है। सो V inside can be written as ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इनसाइड वर्क डन इनफाइनाइट से कहाँ तक का, वर्क डन इनफाइनाइट से सरफेस तक का, ओके, ऑन दिस चार्ज, प्लस वर्क डन सरफेस से कहाँ ला रहे हैं, इस पॉइंट पे, कितनी डिस्टेंस पे ला रहे हैं, r डिस्टेंस पे। सो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं इनसाइड, सरफेस से इनसाइड, आई फॉर इनसाइड, ये हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ सरफेस प्लस पोटेंशियल। अब देखिए सरफेस से कहाँ ले जा रहे हैं, इनसाइड, तो पोटेंशियल सरफेस से इनसाइड, ये वाला पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल। ओके, so we can write it potential inside, potential difference, okay, between surface and inside the sphere. So this can be written as potential at surface plus, इसको हम क्या लिखते हैं, potential difference between surface inside, सरफेस और इनसाइड द स्फीयर। ओके, तो इसको लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, सरफेस यानी रेडियस r से कहाँ तक, डिस्टेंस r तक, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। ओके, सो इसको लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ द सरफेस का पोटेंशियल अभी हमने फाइंड आउट किया था, चलो उसकी वैल्यू हम बाद में लिखते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। Vs प्लस, ये चीज़ किस में है, ब्रैकेट में, नेगेटिव साइन के साथ में, तो बाहर क्या आ गया, नेगेटिव, इन कैपिटल R से स्मॉल r। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, ये होता है 1/4πε0 Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, और साथ में r यूनिट वेक्टर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू हो गई, और साथ में कौन है, dr वेक्टर। ओके, सो Vs माइनस r स्मॉल r 1/4πε0 QR अपॉन R क्यूब, R यूनिट वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्या बचा हमारे पास वापस से, dr, R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड dr, और साथ में cos थीटा, थीटा कितना दोनों के बीच में 0, तो cos 0 यानी 1,
तो आर का मैग्नीट्यूड 1 और डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर, तो हमारे पास केवल क्या बचा, डी आर कॉस 0 यानी डी आर। ओके, सो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेते हैं बाहर, वी एस माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब, ये आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या बचा केवल अंदर, आर डी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, आर के रेस्पेक्ट में, इसलिए बाकी जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, नाउ अब वी एस की वैल्यू भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, so Vs potential of the surface 1/4πε0 q upon capital R minus 1/4πε0 q upon R क्यूब। ओके, ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया r स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स दे दीजिए कैपिटल R से स्मॉल r। So this will be 1/4πε0 q upon r minus 1/4πε0 q upon r क्यूब, और अंदर आ गया r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2। ओके, आफ्टर इंटीग्रेशन। नाउ इसमें कॉमन क्या है, देखिए 1/4πε0 क्यू r, तो निकाल लेते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, अंदर क्या रह गया 1 माइनस 1/r स्क्वायर, और साथ में क्या है आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो 1/4πε क्यू अपॉन आर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से 1/r स्क्वायर आया। ओके, 1/r स्क्वायर आया कॉमन, तो नो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस क्यू 1/r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ 1/4πε0 q अपॉन r, so 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वी गेट 1/4πε0 q अपॉन r, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ, ये हो गया 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल इनसाइड। So what is this? Potential inside the charged sphere, और जिसकी रेडियस कितनी है, ऑफ रेडियस r, और पोटेंशियल कहाँ पे है, एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r, और कहाँ से ले रहे डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। सो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। नाउ अब इसमें एक चीज देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे हो, एग्जैक्टली कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट is at the center of the charged sphere,
अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे होगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, देन आर इज 0, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आर 0 हो गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वी इनसाइड इज इक्वल टू, ये 3/2 बच गया, 3/2, और यहाँ पे क्या बचा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ओके, so since potential of surface कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन R, इसलिए V inside इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस। V इनसाइड भी कहाँ पे, एट सेंटर, या इसको डायरेक्ट लिख देते हैं V सेंटर। ध्यान रखिए केवल सेंटर के लिए बात लागू होती है, सेंटर से ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल से कितने टाइम्स ज़्यादा होगा, 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, यानी अगर सरफेस पे मान लेते हैं पोटेंशियल है 4, सरफेस का पोटेंशियल है 4, तो अपने सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 6। ओके, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, वी सेंटर इज मोर देन वी सरफेस। ओके, सॉलिड स्फीयर के केस में तो ये केवल सेंटर के लिए है। अगर सेंटर से इधर उधर कहीं भी हुआ तो हमारा वापस से ये वाला जो फॉर्मूला था 3/2 माइनस जो भी फॉर्मूला हमारा था वो वाला अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन के लिए, इस रिलेशन के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का कहाँ पे होना जरूरी है, स्फीयर के सेंटर पे। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ सेंटर एंड पोटेंशियल ऑफ सरफेस। अब इसका ग्राफ देखिए, ये आर की डायरेक्शन, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, और ये पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/r, 1/4πε0 Q अपॉन आर। सरफेस पे कितना है, 1/R, और इनसाइड द स्फीयर में क्या आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है। ध्यान रखिए सरफेस के केस में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहाँ पे है, नीचे। आउटसाइड के केस में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहाँ पे है, नीचे। लेकिन इनसाइड के केस में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। ओके, और वो भी कैसा है, स्क्वायर में। ओके, यानी पैराबोलिक। लेकिन साथ में ध्यान रखिए इसके साथ में कौन सा साइन लग रहा है, नेगेटिव। तो पैराबोला वाला ग्राफ तो बन रहा है लेकिन सीधा वाला नहीं, कौन सा वाला, उल्टा वाला। सो ध्यान रखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। देखिए सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है, सरफेस से भी ज़्यादा कहाँ पे होता है, सेंटर पे। अगर ये सेंटर है, सेंटर यानी आर कितना होगा, 0, तो सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर सरफेस पे पोटेंशियल कम हो गया। ये है सरफेस का पोटेंशियल, हमने कहाँ डिस्टेंस बढ़ा दी, सरफेस की, ये आर इज लेस देन कैपिटल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पे R इज इक्वल टू R, और ये R इज मोर देन R। तो देखिए इनसाइड द स्फीयर सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, सरफेस पे पोटेंशियल सेंटर के कंपैरिजन में कम है। ओके, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे, चार्ज स्फीयर के केस में सेंटर पे, और फिर कहाँ पे कम होता जाता है, और कम होता जाता है। और कम होने का जो स्टाइल है वो कैसा है, पैराबोलिक। वापस से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर कैसा रिलेशन है, R स्क्वायर, यानी स्फीयर के अंदर जब तक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तब तक जो पोटेंशियल डाउन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक डाउन होगा। उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा, पैराबोलिक, इस तरह से। ओके, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि R के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डाउन हो रहा है। ओके, और इसके बाद सरफेस के बाद
सरफेस के बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने लग जाता है आउटसाइड का, तो आर के रेस्पेक्ट में कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिक्रीज होने लग जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये सरफेस का पॉइंट। सो ये हो गया इनसाइड द, ये सेंटर पे, ये सरफेस पे, दिस इज पोटेंशियल ऑफ सरफेस, और ये आउटसाइड द स्फीयर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे 1/r सरफेस पे। ओके, और ये सेंटर पे, सेंटर पे क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ r स्क्वायर, सेंटर के लिए या इनसाइड के लिए, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड। ओके, V नॉट नहीं है, ये V आउट है, रिमेंबर दिस। So V out is inversely proportional to R, V surface is inversely proportional to capital R यानी size of the sphere, और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के साथ में कैसा है यहाँ पे, जब इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं तो नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर। तो हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, और अगर इसको नेगेटिव एक्स स्क्वायर कर देंगे तो उल्टा ग्राफ बनेगा, तो यानी इस तरह से। तो यही तो हमने बनाया है यहाँ पे, ये पैराबोलिक उल्टा। Okay, so this is the graph. Okay, so this is all about potential due to charge solid sphere. Thank you.